मैं एक होटल में नौकरी करती थी। उस होटल के मालिक की नज़र बिल्कुल भी मेरे ऊपर ठीक नहीं थी। वह अक्सर मुझसे ऐसे काम बताता रहता जिससे कि मैं उसके आसपास ही भटकती रहूं, और वह मुझे बिना वजह ही बार बार अपने कमरे में बुलाता रहता था। एक रात उसने मुझे बहुत ही जरूरी काम से अपने बंगले पर बुलाया। मैंने मना किया तो वह मुझे धमकाने लगा कि मुझे नौकरी से निकाल देगा। मैं यह धमकी सुनकर सहम गई, क्योंकि यह नौकरी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी। मजबूरी में मैं उसके घर पहुंची। उसने मुझे अपने कमरे में आने का हुक्म सुनाया, और मैं जैसे ही कमरे के अंदर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि पूरा कमरा ऐसे सजा था जैसे किसी की सुहाग रात हो। अभी मैं हक्की बक्की खड़ी ही थी कि तभी मेरी नजर होटल मालिक पर पड़ी, और मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस वक्त उसने सिर्फ तौलिया। अभी मैं एक टेबल पर ऑर्डर सर्व कर ही रही थी कि तभी मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया। वो मुझसे कहने लगा कि आज टेबल नंबर 8 का टेबल पहले से ही बुक है, उसमें एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मैनेजर की तरफ मैं हैरत से देखने लगी, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से यहां पर काम कर रही हूं, पर आज तक मैनेजर ने कभी भी मुझे यूं गेस्ट के लिए तैयार होने को नहीं कहा था। मैंने कहा, ठीक है सर, मैं अपना मेकअप दोबारा कर लेती हूं। मैनेजर ने कहा, आधे घंटे में गेस्ट आने वाले हैं और ये टेबल तुम्हें आज खुद ही सर्व करनी है, तुम संभाल लोगी ना? मैंने कहा, जी सर, मैं संभाल लूंगी। काम करने का मेरा लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहां से पहले भी मैं एक रेस्टोरेंट में काम कर चुकी हूं। मैं अब तक तरह तरह के कस्टमर्स हैंडल कर चुकी हूं। मैं इस रेस्टोरेंट कम बार में एक बेड ड्रेस का काम करती हूं, और अभी मैं एक स्टूडेंट हूं यूनिवर्सिटी में। मैं पढ़ रही हूं और वहीं के हॉस्टल में भी रहती हूं। अपना घर चलाने के लिए मुझे यहां पर काम करना पड़ता है। मेरी पढ़ाई का खर्चा इतना है कि मेरी गरीब माँ इसका खर्चा नहीं उठा पाती। वह गांव में रहती है और मैं पिछले 2 साल से यहां उनसे दूर शहर में अकेली रह रही हूं। 2 साल से मुझे अपनी माँ के पास जाने का मौका भी नहीं मिला है, क्योंकि इस काम में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है, जबकि यूनिवर्सिटी सैटरडे और संडे को बंद रहती है, और जब छुट्टियां पड़ती हैं, कोई फेस्टिवल होता है, तब भी बंद रहती है। लेकिन मैं तो पूरे दिन रेस्टोरेंट में रहती हूँ। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि ये शहर से थोड़ा सा बाहर है। जो भी कस्टमर यहाँ आते हैं वह काफ़ी अच्छी टिप देकर जाते हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि कई बार ऐसे कस्टमर आते हैं जो कि शराब के नशे में डूबे होते हैं। वो वेट्रेस को बहुत ही गलत नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखते हैं, और कभी कभी तो करीब आने की कोशिश करते हैं, हाथ भी लगा देते हैं, और कस्टमर सर्विस देने के कारण वह सब कुछ हमें मुस्कुराकर बर्दाश्त करना पड़ता है। और तो और जब यहाँ पर ग्रुप में लड़के आते हैं तब तो यह हाल और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। मैं रेस्टोरेंट के वॉशरूम में गई और वहां जाकर मेकअप करने लगी थी, और सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसके लिए मैनेजर ने मुझे तैयार होने को कहा है। फिर 1 घंटे के बाद मैनेजर ने कहा कि वह गेस्ट आ चुके हैं, जल्दी से टेबल नंबर 8 के पास जाओ। मैंने हल्का हल्का सा मेकअप किया था और अपने बाल ठीक कर लिए थे, और होठों पर थोड़ी सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी। यहाँ की यूनिफॉर्म शर्ट और स्कर्ट थी, वही मैंने पहनी हुई थी। पैरों में मेरे बूट्स थे। मैं काफ़ी लंबी हूँ, और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ मैं उनके टेबल के पास चली गई। मैंने बहुत ही नरम लहजे से कस्टमर की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? टेबल नंबर 8 में 2 गेस्ट आए थे और दोनों ही लड़के थे। उनमें से एक लड़का सूट बूट में था। यहाँ तो ज़्यादा लड़के कैजुअल ड्रेस में ही आते हैं। लाइव म्यूजिक चलता रहता है, लोग डांस करते रहते हैं। उस लड़के का चेहरा बहुत ही साफ था। वो काफ़ी खूबसूरत लड़का था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह काफ़ी अमीर होगा, पर मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। आज पहली बार ही मैंने उन्हें देखा था। उनके साथ जो लड़का था वह जीन्स टी शर्ट में था। उसने कहा, प्रियांश, क्या लेने वाले हो, बताओ। प्रियांश की नज़र तो मुझ पर ही टिक गई थी। वो मुझसे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम आरोही है। उसने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा, राजेश, तुम मेनू डिसाइड कर लो। यह कहकर उसने मेनू कार्ड अपने दोस्त की तरफ बढ़ा दिया, और फिर मुझे सर से लेकर पांव तक एकटक देखे जा रहा था। इस सब से मुझे बहुत अनकंफर्ट लगने लगा था। मैं तकरीबन 6-7 मिनट तक वहीं पर खड़ी रही, पर उन्होंने अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने कहा,
सर मेरी हेल्प चाहिए क्या? शायद आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आप क्या ऑर्डर करें। मेरी बात सुनकर प्रियांश मेरी तरफ देखने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। ना जाने वह मुझे देखकर क्या सोच रहा था। उसका दिमाग पढ़ पाना मेरे बस की बात नहीं थी, पर मुझे गुस्सा आने लगा था। इतनी देर से वह लोग मुझे वेट कराए जा रहे थे। मैं वहां खड़े खड़े थक चुकी थी। थोड़ी देर बाद प्रियांश ने कहा कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा डिसाइड करने में, आप यहां बैठ क्यों नहीं जाती? मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, ये मेरा काम है। मैं कस्टमर के सामने कैसे बैठ सकती हूं? मैं यहां की एक एम्प्लॉय हूं। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा, सर मैं एक काम करती हूं, आप मेनू डिसाइड कर लें, तब तक मैं दूसरे टेबल पर जा रही हूं। थोड़े वक्त में मैं आपके पास दोबारा लौटती हूं। मुझे यहां खड़े होना बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने उसे ऐसा कह दिया था, क्योंकि काफी देर से मैं यहां पर खड़ी थी। बाकी वेट्रेस दौड़ दौड़ कर काम कर रही थी और बाकी सारे कस्टमर्स को संभाल रही थी। वहीं काम करने वाली एक लड़की जानवी ने तो एक नज़र मुझे देखा भी था और इशारे से शायद मदद भी मांग रही थी। इतना कहकर मैं वहां से जाने ही लगी कि अचानक प्रियांश ने मुझे पीछे से आवाज दी। वो बोला, मिस आरोही, आप हमें यूं छोड़कर कैसे जा सकती हैं? हमने तो यह सीट पहले से ही रिजर्व करवाया हुआ है। उसकी बात से मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने जबरदस्ती की मीठी आवाज बनाते हुए बहुत ही प्यार भरे अंदाज में कहा, सर आपने टेबल बुक कराया है, पर वेटर नहीं। वेटर का काम तो सारे कस्टमर को सर्व करना है और अभी यहाँ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है। मैं आपके पास काफी देर से वेट कर रही हूँ। शायद मेरे सामने आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे कस्टमर्स को हम थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। ये कहकर मैं प्रियांश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। सीधी बात में उसे समझा दिया था कि मैं उसकी नौकरानी नहीं हूं कि जब साहबजादे का मूड हो तब वह आर्डर करेंगे। तब तक वेट्रेस को खड़ा करके उसको ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते रहे। मेरी बात सुनकर प्रियांश ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर ली और कहने लगा, अपने मैनेजर को बुलाओ एक पल के लिए। मैं थोड़ी सी घबरा गई। अगर मैनेजर को वह मेरी शिकायत कर देता तो मेरी जॉब जा सकती है। मैंने कहा कि आपको कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं सर। प्रियांश ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे मैनेजर से ही बात करनी है। यह कहकर वह उठ खड़ा हुआ। काफी कॉन्फिडेंस के साथ वह मैनेजर के पास जा ही रहा था कि मैं पीछे पीछे जाने लगी और जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे मैंने प्रियांश का हाथ पकड़ लिया। मैं काफी घबरा गई थी कि वह मेरी शिकायत ना लगा दे। मैनेजर को मुझे उम्मीद थी वह मेरी शिकायत लगाएगा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। उसका हाथ पकड़कर मैंने कहा, मिस्टर प्रियांश, आप 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा कहकर मैं उसे रेस्ट रूम एरिया में लेकर आ गई थी। मैंने कहा, सर देखिए, मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ। यह काम करके मैं अपनी पढ़ाई का खर्च चलाती हूँ। अगर आपने मेरी शिकायत की तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज आप मैनेजर से कुछ भी ना कहें। ऐसा कहकर मैं उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह कहने लगा, तुम बहुत क्यूट हो। फिर मुस्कुराता हुआ वह वहां से जाने लगा। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब थी। वह सीधा जाकर अपनी सीट पर बैठ गया था, अपने दोस्त के साथ। ना जाने वह क्या बातें कर रहा था। मैं घबराई हुई थी। उसके टेबल पर आकर मैं वापस खड़ी हो गई। अब उसके फ्रेंड राजेश ने मुझसे कुछ ड्रिंक्स मंगवाई और मैंने राहत की सांस ली। बार में जाकर उनके लिए उनकी पसंदीदा ड्रिंक्स का इंतजाम मैं करवाने लगी थी। थोड़ी देर के बाद उसे लेकर मैं उनके पास आ गई। उसने मुझे कुछ स्नैक्स लाने को भी कह दिया। मैं स्नैक्स लाकर जैसे ही उनकी टेबल के सामने खड़ी हुई, उन दोनों की आपसी बातें मेरे कानों में आ गई। राजेश प्रियांश से कह रहा था कि आखिर तुम्हें अनिका पसंद क्यों नहीं है? इतने अमीर घराने की लड़की है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और फिर तुम्हें क्या चाहिए? एक लड़की में जितनी खूबियां होनी चाहिए वह सब अनिका में है। राजेश की इस बात पर प्रियांश ने चिल्लाकर उससे कहा, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे अनिका इसलिए नहीं पसंद क्योंकि। इससे आगे वह बोलने वाला ही था कि तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही वह चुप हो गया और मैं थोड़ा सा सहम गई। मैंने खुद को भी संभालते हुए उनसे कहा, एक्सक्यूज मी सर। वो दोनों मेरी ओर देखने लगे थे। मैंने मुस्कुराते हुए
उनका स्नैक शेयर किया था। फिर वह लोग अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करने लगे थे। तब तक मैं दूसरे टेबल पर काम संभालने लगी थी। तभी जानवी मेरे पास आई और कहने लगी, यार कहाँ थी तुम, आज इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ है। दौड़ते दौड़ते मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब ने मुझे टेबल नंबर 8 को सर्व करने के लिए लगा रखा है। कोई स्पेशल गेस्ट आए हैं, पर शायद उनके टेबल पर जाने में टाइम लगेगा। तुम लोगों की मैं मदद कर देती हूँ। बीच बीच में मैं प्रियांश की टेबल में जाकर उनके बारे में भी पता लगा ले रही थी। आज दौड़ते भागते मेरी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। प्रियांश ने इशारे से मुझे बुला लिया और बिल लाने को कहा। मैं बिल लेकर उनके टेबल पर आ गई। बिल पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे 5,000 का टिप दिया। ये देखकर मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा था। 200 रुपए का टिप तो हमें हर टेबल पर मिल जाता था, पर आज तक इतना ज्यादा टिप मुझे कभी नहीं मिला था। प्रियांश कहने लगा, तुमने काफी अच्छा सर्विस दिया है, थैंक यू मिस आरोही। मैंने कहा, थैंक यू सो मच सर। ऐसा कहकर मैं वापस किचन में आ गई थी। बचा हुआ काम मैं अभी खत्म कर ही रही थी कि ऐसा करते करते रात के 2-2:30 बज चुके थे। शाम 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती थी। कभी कभी काम खत्म करते करते 2 से 3 बजे भी बज जाते थे। 2 बजे के बाद मैं बाहर निकल आई। यहां से मेरा हॉस्टल करीब 3 किलोमीटर दूरी पर है। इतनी रात को जाने में मुझे दिक्कत होती है, लेकिन कोई बाइक ना होने के कारण इतनी रात को मुझे पैदल चलकर जाना होता है। मैं चलने लगी थी, तभी जब मैं सड़क के एक मोड़ पर पहुंची तो वहां मुझे 4 आदमी शराब के नशे में धुत खड़े दिखाई दिए। वो पहले तो आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे देखते ही उनकी नजरें अजीब सी होने लगीं और चेहरे पर बहुत ही गंदी मुस्कान लेते हुए वह मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे। ये देखकर मेरी तो जान हलक में ही सूख गई थी। सड़क पर अंधेरा भी था। मुझे डर लगने लगा कि अगर इन चारों ने मुझे पकड़ लिया तो इस लोगों से खुद को छुड़ा पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं जैसे ही पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी, तभी अचानक से एक कार मेरे पास आकर रुक गई। मैं पहले से ही बहुत घबराई हुई थी। डर के मारे मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखने लगी तो मुझे सामने प्रियांश नजर आया। वो मुझसे कहने लगा, अरे मिस आरोही, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाती कि उसकी भी नज़र उन आदमियों पर पड़ गई और वह समझ गया कि इस वक्त मैं किसी मुसीबत में फंसी हूं। उसने तुरंत ही मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और मैं भी उस वक्त कुछ भी नहीं सोच पाई और तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ गई। फिर प्रियांश ने मुझसे बात करना शुरू किया। वह पूछने लगा कि आप इतनी रात को अकेले इस तरह से घर क्यों जा रही थी? तो मैंने कहा, सर आपको मैं बता चुकी हूं कि मैं हॉस्टल में रहती हूं, जो कि यहां से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है। रोज इसी टाइम पर मेरी शिफ्ट पूरी होती है। स्टाफ के जाने का कोई खास इंतजाम नहीं है, इसलिए मुझे पैदल ही जाना होता है। ये बात सुनकर वह मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखने लगा और बोला कि लेकिन यह तो बहुत ही रिस्की है। मैंने कहा, जी वो तो है, लेकिन यह मेरी मजबूरी है। मैं उसके साथ चुपचाप बैठ गई थी। मुझे उस पर ना जाने क्यों, लेकिन भरोसा था। शायद इसलिए क्योंकि उसने अभी कुछ देर पहले ही मुझे उन बुरे आदमियों से बचाया था। कुछ देर में ही मैं यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर थी। मैंने उसे थैंक यू बोला और कार से उतरकर मैं हॉस्टल की तरफ चली गई। जब मैंने एक बार पीछे पलटकर देखा तो वह वहीं खड़ा मुझे अंदर जाता हुआ देख रहा था। आज मैं थककर चूर हो गई थी, पर ना जाने क्यों मुझे प्रियांश का ही ख्याल आ रहा था। उसके बारे में सोच सोचकर मैं भी मुस्कुराने लगी थी, लेकिन मैं उलझन में थी क्योंकि मुझे उसकी नीयत का कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ आज वो मुझे रेस्टोरेंट में पहले तो अजीब तरह से देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आज उसने मुझे बचाया भी था। खैर जो भी हो, उसके दिए हुए 5,000 से मेरी काफी मदद हो जाएगी। मैं इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स लेकर पढ़ रही हूँ और बहुत ही मुश्किल से अपने खर्चे मैं निकाल पाती हूँ। सैलरी भी मेरी काफी नहीं पड़ती, टिप के पैसे से ही मेरा खर्चा चलता है। ये सब सोचते सोचते ना जाने कब फिर मुझे नींद आ गई और मैं सुनहरे सपनों में खो गई। सुबह उठकर मैं अपनी क्लास के लिए आ गई थी, पर ना जाने क्यों मन में बार बार रात वाली घटना याद आ रही थी। कुछ लोग कितने भाग्यशाली होते हैं जिनके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा होता है, और एक मैं हूं जो अपनी पढ़ाई ही जैसे तैसे कर पा रही हूं।
और एक अच्छा मुकाम अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहती हूँ। वरना तो मैं सिर्फ एक किसान की बेटी हूँ। गांव में मेरी माँ ही अकेली रहती है, जो खेती बाड़ी करती है। माँ की याद आती ही मेरा मन खट्टा होने लगा था। अपनी क्लास लेने के बाद मैं तुरंत ही भागती हुई रेस्टोरेंट में काम करने आ गई। आज मुझे रेस्टोरेंट पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो गई और तुरंत ही मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया और चिल्लाकर कहने लगा, आरोही, तुम आज भी लेट हो गई हो। तुमसे मैं पहले भी ना जाने कितनी बार कह चुका हूं कि टाइम से आया करो, ताकि कस्टमर के आने से पहले सारी तैयारी हो सके। मैंने तुरंत ही मैनेजर को सॉरी बोला और कहा कि सर, कॉलेज खत्म होते ही मैं भागती हुई यहां आती हूं। आपको तो पता है कि मैं एक स्टूडेंट हूं। मेरी इस बात पर वह कहने लगा कि देखो, ये प्रोफेशनल जगह है, इसलिए तुम्हारा यहां पर यह रोज रोज का बहाना नहीं चलेगा। मैं ऐसी लड़कियों को काम पर नहीं रख सकता हूं जो सही समय पर आकर अपना काम ना संभाले। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। मैनेजर की यह बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। पिछले 4-5 महीने से मैं यहाँ काम कर रही हूँ और पूरी मेहनत और लगन से मैं दिन रात एक कर रही थी, लेकिन मैनेजर को मुझे मेरी मेहनत ही दिखाई नहीं दी, सिर्फ मेरा लेट होना दिखाई दिया और मुझे एक झटके में उन्होंने काम से निकाल दिया। मैंने तुरंत ही कहा कि सर, मैं मानती हूं कि मैं आने में 10-5 मिनट की देरी अक्सर कर देती हूं, लेकिन रोज छुट्टी के टाइम पर 2 बजे के बाद तक रुकती हूं। आप यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां से निकलते निकलते हर रोज 2 से ढाई बज जाते हैं। मैं एक्स्ट्रा आधा घंटे काम करके भी तो देती हूं, तो फिर आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? ये काम ही मेरा बहुत बड़ा सहारा है। अगर यह काम ही चला जाएगा तो मैं अपनी पढ़ाई का खर्च कैसे पूरा करूंगी? मैनेजर बोला, तुम्हारा यह जो एटीट्यूड है, उससे तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलने वाला। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं इस काम को अपने एक्सपीरियंस में जोड़ सकती थी। अभी मेरी बस 1 साल की पढ़ाई ही रह गई थी। मैनेजर तो अपना फैसला मुझे सुनाकर वहां से चला गया। मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोते हुए मैं पैदल हॉस्टल जाने लगी थी कि तभी मेरे पास जानवी का फोन आया। मैंने उसे रोते हुए सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं इस रेस्टोरेंट में पिछले 5 महीने से इतनी मेहनत से काम कर रही थी, लेकिन उस मैनेजर ने मुझे एक झटके में काम से निकाल दिया। वह कहने लगी कि वह मैनेजर बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, उसे जरूर कोई दूसरी लड़की मिल गई होगी जो और भी ज्यादा कम सैलरी पर मान गई होगी। मैंने फोन रख दिया। यही सब सोचते हुए मैं वापस अपने हॉस्टल आ गई, लेकिन उस रात मुझे टेंशन के मारे नींद ही नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी। लेकिन फिर भी सुबह तक मैंने जैसे तैसे खुद को समझा लिया और सोचा कि अब जो है सो है, मुझे एक बार फिर से कोई अच्छा काम ढूंढना होगा। यही सोचते हुए मैं सुबह सुबह तैयार हुई और काम की तलाश में बाहर निकल आई। उस दिन मैं कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। अभी मैं कुछ दूरी पर पहुंची ही थी कि तभी एक 14-15 साल का लड़का मेरे पास दौड़ता हुआ आया और उसने अचानक से एक पैम्पलेट मेरे हाथ में पकड़ा दिया और फिर वह वहां से भाग गया। यह देखकर मैं पहले तो हैरान रह गई। फिर मैं जब उस पैम्पलेट को पढ़ने लगी तो वह किसी बहुत ही बड़े होटल एंड रेस्टोरेंट का पैम्पलेट था, जिसमें सेक्रेटरी काम एडवाइजर की जॉब थी। मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे यह रास्ता दिखाया है और इसीलिए मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए। मैं तुरंत ही ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी और उस होटल के एड्रेस पर आधे घंटे में मैं पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद मैंने रिसेप्शन पर जाकर इस वैकेंसी के बारे में बात की तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि इसका इंटरव्यू बस आधे घंटे में ही होने वाला है। यह सुनकर तो घबराहट के मारे मेरा पेट ही खोलने लगा, क्योंकि यह तो बहुत ही कम समय था। ना जाने वह इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछेंगे क्या नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर इस बार मेरे हाथ से यह मौका चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर महीनों मुझे नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़े। इसलिए मैंने इंटरव्यू देने का फैसला कर लिया। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे वहीं बैठने के लिए बोल दिया। आधा घंटा होने के बाद मुझे होटल के 2nd फ्लोर पर भेज दिया गया। जब मैं उस केबिन में पहुंची तो वहां पर जो बॉस बैठे थे वह काफी नरम स्वभाव के लग रहे थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू इतने अच्छी तरीके से लिया कि मेरा पूरा डर ही निकल गया
और जब उन्होंने मुझसे मेरी सैलरी बताई तो मैं खुशी से झूम उठी, क्योंकि मुझे अब तक की अपनी पिछली नौकरी में मुश्किल से 10,000 की सैलरी ही मिल रही थी। लेकिन यहां मुझे दोहरा काम करना था, पर सैलरी भी मेरी 15,000 थी। अचानक से इतनी ज्यादा पैसे बढ़ जाने से मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने तुरंत ही खुशी खुशी उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर हामी भर दी और उनके होटल के एग्रीमेंट पर भी साइन कर दिया। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि कम से कम इस जगह का बॉस मेरे पिछले मालिकों की तरह खड़ूस और मतलबी तो नहीं है, वरना एक खड़ूस इंसान की सेक्रेटरी अगर मुझे बनना पड़ता तब तो मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। उसके साथ ही साथ अच्छी बात यह भी थी कि मुझे रहने के लिए इस होटल में ही रूम भी दिया गया था, जिससे मेरा हॉस्टल के रूम का जो खर्चा था वह भी पूरी तरह से बच रहा था। कुछ ही देर में मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी मेरे हाथ में आ गया। अभी मैं अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी अचानक मेरे बॉस अपनी कुर्सी से खड़े हुए और सामने की तरफ देखकर कहने लगे, गुड मॉर्निंग सर। मैं थोड़ा सा हैरान रह गई कि यह तो यहाँ के बॉस हैं, फिर ये किसको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। मैं जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे प्रियांश खड़ा हुआ था। उसे देख करके मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। तब उस आदमी, जिसको मैं अब तक इस कंपनी का मालिक समझ रही थी, उसने मुझे बताया कि आप इनकी सेक्रेटरी और एडवाइजरी के तौर पर यहाँ पर काम करेंगी, क्योंकि ये ही इस होटल के असली मालिक हैं, मिस्टर प्रियांश सिंघानिया। प्रियांश मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते जा रहा था और जैसे उस दिन रेस्टोरेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक वह मुझे देख रहा था, ठीक उसी तरह से आज फिर से देखने लगा, जिसे देखकर मुझे घबराहट होने लगी। मुझे ना जाने क्यों, लेकिन इस सब में कोई बड़ी साजिश नजर आ रही थी। तभी प्रियांश के फोन पर किसी का कॉल आ गया और वह बात करने में बिजी हो गया। मैंने सामने खड़े हुए आदमी से पूछा कि सर आप कौन हैं, तो वह बताने लगा कि मैं तो यहाँ का मैनेजर हूँ। सर ने मुझे ही आज का इंटरव्यू हैंडल करने के लिए कहा था। अभी तक मैं इस नौकरी को लेकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन प्रियांश और उसकी नज़रों को देखकर मुझे घबराहट होने लगी और ऐसा लगने लगा कि मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने तुरंत ही मैनेजर से कहा कि सर माफ़ करिए, लेकिन मैं ये नौकरी नहीं कर सकती। इस पर वह मुझे समझाने लगा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ये नौकरी तो आपके लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है। आपको नहीं पता आप कितने बड़े बिजनेस टाइकून के होटल चैन की मेंबर बनने जा रही हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, प्रियांश सिंघानिया इस शहर के ही नहीं बल्कि इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक हैं और उनकी इस देश के कई सारी जगहों पर बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट्स भी चलती है। आपके पास अगर यहाँ का एक्सपीरियंस होगा तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप अच्छा काम करेंगी और हमारे साथ ही जुड़ी रहेंगी तो कुछ ही सालों में आपको लाखों में सैलरी मिलने लगेगी। साथ ही फैसिलिटी भी बाकी जगह से बहुत अच्छी है। मैनेजर की यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। तभी प्रियांश मुझसे कहने लगा कि क्यों यहाँ पर काम करने में क्या बुराई है। पिछली जिन जगहों पर भी काम करती थी वहां पर कैसे कैसे बदतमीज और शराबी लोग आते थे। क्या उनके बीच काम करना अच्छा लग रहा था? आधी रात को हॉस्टल वापस लौटना और हर वक्त एक डर के साए में रहना, क्या यह सब ज्यादा पसंद आ रहा था? यहाँ तो तुम्हें कहीं भी आधी रात को बाहर नहीं जाना है, बल्कि रहने के लिए भी तुम्हें यहीं पर रूम दिया जा रहा है और जब भी कॉलेज जाना हो तो उसके लिए कार की फैसिलिटी भी है। आखिर और तुम्हें क्या चाहिए? प्रियांश की बात सुनकर मैं सुन रह गई, क्योंकि बात तो वह बिल्कुल सही कह रहा था। अब तक मैं जिन जगहों पर नौकरी कर रही थी वह इज्जत की बिल्कुल भी नहीं लगती थी, लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। पर पता नहीं क्यों प्रियांश की नज़रें कुछ और ही कह रही थी, जिससे मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं किसी और भी बड़ी मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाली हूँ। इतनी देर में प्रियांश ने मैनेजर को वहां से जाने का इशारा कर दिया। वह अचानक से मेरे काफी करीब आ गया और फिर से वही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगा, जिससे मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैंने तुरंत ही कहा कि माफ करिएगा सर, लेकिन मैं यह नौकरी नहीं कर सकती। प्रियांश ने कहा कि अब तुम चाहो तो भी इस नौकरी से पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। मैं थोड़ा गुस्से में उससे कहने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी और इसी वक्त इस काम को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ।
प्रियांश ने तुरंत ही पास में रखी हुई फाइल को उठाया और उसके पेज को खोलकर मुझे दिखाया और बोला कि तुमने अभी कुछ देर पहले इन एग्रीमेंट्स पर साइन किया है जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर 1 साल से पहले तुमने इस काम को बीच में छोड़ा तो तुम्हें हर जाने के तौर पर 5 लाख रुपए मुझे देने होंगे, और अगर तुमने इतने रुपए मुझे वापस नहीं किए तो फिर तुम्हें 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। प्रियांश की इस बात ने मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसका दी थी। मैंने तो खुशी के मारे इन कागजों को इतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। मैंने सोचा कि यह तो सिर्फ मेरी ज्वाइनिंग के पेपर्स हैं। मुझे नहीं पता था कि इसमें ऐसा कोई बॉन्ड भी है। अब मैं मजबूर थी, क्योंकि 5 लाख रुपए तो क्या, मेरे पास तो प्रियांश को देने के लिए 5,000 भी नहीं थे। इसलिए मैंने चुपचाप इस नौकरी को ज्वाइन कर लिया। ये देखकर प्रियांश के चेहरे पर एक बड़ी ही लंबी मुस्कान आ गई। मैं अपना सारा सामान हॉस्टल से होटल के रूम में ले आई थी। हालांकि मैं इस वक्त बहुत परेशान थी, पर मैंने खुद को समझा लिया कि मुझे जैसे तैसे सिर्फ 1 साल ही तो यहां काटने हैं। और फिर मैनेजर की यह बात बिल्कुल सही थी कि यहां का एक्सपीरियंस मिलने के बाद मुझे किसी भी बड़े से बड़े होटल में आराम से नौकरी मिल जाती। इसलिए अपने करियर को ब्राइट करने के लिए अब इतना सब तो मैं कर ही सकती थी। मैंने खुद को शांत किया और गहरी सांस ली। जितनी सैलरी मुझे यहां से मिल रही थी उससे मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा अच्छे से उठा सकती थी, और गांव में जो भी जमीन मेरी गिरवी पड़ी थी उसके लिए भी मैं धीरे धीरे पैसा जोड़ के उस जमीन को छुड़ा सकती थी। यह सोचकर मैं अपने आप को खुश किया और पॉजिटिव करने की कोशिश करने लगी। अब हर रोज सुबह मैं होटल के व्हीकल से अपनी क्लास लेने जाने लगी थी। पहले ही दिन जब मैं शाम को कॉलेज से लौटी तो प्रियांश ने मुझे अपने रूम पर बुलाया। जब मैं उसके रूम में पहुंची तो वहां सब कुछ बहुत ही बिखरा पड़ा था। उसने मुझसे कहा कि मैं जल्दी से इस सारे मेज को साफ करूं। यह देखकर मैं दंग रह गई। मैंने प्रियांश से कहा कि सर, मेरा काम यहां हाउसकीपिंग का नहीं है। तो प्रियांश ने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारा काम यहां पर क्या है और क्या नहीं है। चुपचाप जो तुमसे कह रहा हूं वह करो। प्रियांश की बात सुनकर मैं डर गई। ये सब मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं चुपचाप उसका कमरा साफ करना शुरू कर दिया। मेरा डर अब सच साबित हो रहा था। मुझे पहले से ही लग रहा था कि मेरे साथ यहाँ पर बहुत बुरा होने वाला है, और वही डर अब सही साबित हो रहा था। धीरे धीरे आगे प्रियांश और भी न जाने मेरे साथ कैसा सुलूक करने वाला था। इसके बाद से प्रियांश जहाँ कहीं भी मीटिंग में जाता तो वो हर जगह मुझे लेकर जाता था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं इसकी सेक्रेटरी नहीं हूँ बल्कि उसकी गुलाम हूँ, क्योंकि वो अपना हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम सिर्फ मुझसे ही करवाता था। वो मुझे जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन जब मैं सुबह सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकली, तभी अचानक मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी और उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया, क्योंकि वह आदमी तो वहीं था। उसे देखते ही मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूमने लगे कि आखिर यह आदमी यहाँ पर कर क्या रहा है। क्या यह प्रियांश का कोई पहचान वाला है, या फिर यह यहाँ पर सिर्फ एक गेस्ट के रूप में होटल में रुकने के लिए आया है। मैं अभी उधर खड़ी हुई यह सोच ही रही थी कि तभी अचानक वह मेरी तरफ पलटा और मैं तुरंत ही छुप गई, क्योंकि मैं उसकी नज़रों के सामने नहीं पड़ सकती थी। मुझे आज भी वह रात याद है जब उसने मेरे साथ उस रात मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं तुरंत ही उसकी नज़रों से बचती हुई बाहर निकल आई और गाड़ी में आकर बैठ गई। लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा था। बार बार मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं इसका प्रियांश से कोई रिश्ता है भी या नहीं, और वह इस होटल में आखिर क्यों आया है। एक तरफ मैं वैसे ही प्रियांश की करतूतों से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसने मुझे अब तक नीचा दिखाने का और तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ मेरा यह भयानक अतीत भी आज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था, और मैं उस लड़के को अब दोबारा से सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह न जाने एक बार फिर से मेरा क्या हाल करता। खैर, शाम तक जब मैं वापस होटल गई तो वह वहां से जा चुका था।
अभी मैं अपने रूम में पहुंची ही थी कि तभी प्रियांश का मेरे पास कॉल आया और उसने मुझे तुरंत ही अपने होटल के रूम में बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। पूरा कमरा ऐसे सजा था जैसे किसी की शादी का पहली रात हो। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, जिनमें कुछ लड़कियां भी थीं, जिनके कपड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भला मेरा इस वक्त वहां पर क्या काम, लेकिन उसने मुझे वहां पर सबको ड्रिंक सर्व करने और सिर्फ खड़े होकर उनका ड्रामा देखने के लिए बुलाया था। उनकी जी हुजूरी बजाने के बाद मैं एक साइड कोने में चुपचाप खड़ी हो गई। मुझे उन लोगों से अंदर ही अंदर घिन महसूस हो रही थी। प्रियांश पर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि क्या सारे अमीरजादे ऐसे ही होते हैं। तभी उन लोगों के साथ आई हुई लड़कियों में से एक लड़की मेरे पास आई और मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। मैंने उसे थोड़ा बहुत बताया तो वह मुझे सजेशन देने लगी कि मैं भी प्रियांश को अपने जाल में फंसा लूं, ताकि कम से कम कुछ तो रुपया ऐंठ सकती हूं। वो मुझे यह राय इसलिए दे रही थी क्योंकि वह खुद भी अपने मालिक के साथ यही काम कर रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। तो वह कहने लगी कि आज के जमाने में कोई तुम्हारा चरित्र नहीं देखेगा, सिर्फ पैसा देखेगा, और इस वक्त तुम प्रियांश सिंघानिया के यहां काम कर रही हो। यह बहुत बड़ी किस्मत की बात है, तो फिर इसका भरपूर फायदा उठाओ और जितना पैसा हो सके समेट लो। मैंने उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया। पार्टी खत्म हो गई तो उसके बाद मुझे ही वहां का सारा सामान समेटना पड़ा। प्रियांश ने जाते हुए मुझे फरमान सुनाया कि कल मैं सुबह होते ही तैयार हो जाऊं और कॉलेज से छुट्टी ले लूं, क्योंकि मुझे उसके साथ एक मीटिंग में जाना है। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने रूम में आकर मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैंने इतनी बेइज्जती भरी जिंदगी तो कभी भी नहीं सोची थी, जितनी आज मुझे प्रियांश सिंघानिया जीने के लिए मजबूर कर रहा था। मेरी एक बेवकूफ़ी ने मुझे इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया था। खैर, जैसे तैसे सुबह हुई और मैं तैयार होकर प्रियांश के साथ निकलने ही वाली थी कि तभी एक बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला अचानक ही वहां पर आकर रुका। उनमें से एक बड़ी उम्र का आदमी कार से बाहर निकला। थोड़ी देर में मुझे यह समझ आया कि वह प्रियांश के पिताजी थे। वह बार बार उससे जिद कर रहे थे कि वह अपने साथ बॉडीगार्ड को लेकर जाए, लेकिन प्रियांश तो इतना घमंडी था कि उसने एक बार भी अपने पिता की कोई बात नहीं सुनी और गुस्से में उसने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा करके तुरंत ही वहां से गाड़ी भगा दी। मुझे अब डर लग रहा था, भला अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसके पिताजी इतना परेशान थे और वह उसे अपने साथ बॉडीगार्ड ले जाने की बात कर रहे थे। हम तकरीबन 3 घंटे का रास्ता तय कर चुके थे, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता था कि मैं प्रियांश के साथ कहाँ जा रही हूँ, और प्रियांश ने भी एक भी शब्द नहीं बोला था। इसके बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वहां पर मीटिंग वगैरह सब निपटाते निपटाते शाम हो गई और जब हम वहां से वापस निकले तो काफी रात हो चुकी थी। लेकिन अब तक मेरी और प्रियांश की कोई भी बात नहीं हुई थी, क्योंकि प्रियांश आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अभी कुछ दूरी का सफर हमने तय किया ही था कि तभी एक सुनसान रास्ते पर अचानक से हमारी गाड़ी पर किसी ने पत्थर फेंके, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह एक पेड़ से जाकर टकरा गई और गाड़ी के रुकते ही 5 आदमियों ने आकर हम पर हमला कर दिया। वह सब प्रियांश को बहुत बुरी तरह से मारने लगे। हम दोनों ही उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ 2 थे और वह 5। उन्होंने प्रियांश को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसके बहुत जगह से खून निकल रहा था। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर वहां आसपास कोई भी नहीं था। चारों तरफ सुनसान जंगल पड़ा था कि अचानक उनमें से एक आदमी ने एक बड़ा सा चाकू निकाल लिया। वह प्रियांश के चाकू मारने ही वाला था कि तभी मुझे याद आया कि मैं अपने पर्स में हमेशा सेफ्टी के लिए अपने पास भी एक चाकू रखती हूँ। मैंने तुरंत ही उस चाकू को निकाला और उस आदमी के हाथ पर वार कर दिया, जिससे उसके हाथ से वो चाकू छूट गया और तभी प्रियांश उन बाकी लोगों से भिड़ गया। लेकिन उनमें से एक मुझ पर टूट पड़ा और वह मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगा। खुद को बचाने की खातिर मैं जंगल के अंदर भागती चली जा रही थी।
लेकिन वह आदमी मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। और फिर एक जगह पर उसने मुझे गिरा दिया, और वह जैसे ही मेरी जिंदगी खराब करने वाला था कि तभी प्रियांश ने आकर मुझे बचा लिया और उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर दिया। हम दोनों काफी दूर तक उस जंगल में इधर उधर भटकते रहे। तब जाकर के कहीं हमें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर एक आदमी अकेले रह रहा था। उसने हम दोनों को सहारा दिया और उसने कुछ जड़ी बूटियों से बना हुआ लेप दिया, जो मैंने प्रियांश के जख्मों पर लगाया। प्रियांश को बहुत चोट आई थी, जिस वजह से उसे पूरी रात होश ही नहीं रहा। जब सुबह हुई तब उसकी हालत कुछ ठीक हुई। उसके बाद उसने फोन करके अपने लोगों को बुलाया। उस दिन पहली बार मैं प्रियांश के बंगले पर गई थी। मेरे भी कुछ चोटें आई हुई थी, तो इसलिए प्रियांश का फैमिली डॉक्टर मेरी भी मरहम पट्टी कर रहा था। और प्रियांश के पिताजी उस पर बहुत चिल्ला रहे थे। वह बार बार कह रहे थे कि तुम हर बार जिद करते हो और नतीजा यही होता है। तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो आज क्या से क्या हो गया। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता। वह लगातार चिल्लाते रहे, लेकिन प्रियांश ने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर वे खुद ही थक हार कर वहां से चले गए। कुछ देर के बाद सब जब चले गए तो मैं भी वहां से उठकर जाने लगी, तो प्रियांश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, आरोही, मैं अब तक तुम्हारे साथ जो भी कुछ करता आया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। कल रात अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रियांश ने मुझे अपने किए की माफी मांगी। हालांकि मैं अब तक उससे बहुत नाराज थी, लेकिन ना जाने क्यों, पर उसने जैसे ही माफी मांगी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरे दिल में भरा हुआ सारा जुब्बार अपने आप ही निकल गया। मैंने उससे तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं वापस होटल लौट आई थी। प्रियांश ने खुद ही मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दी थी, जिससे मैं आराम कर सकूं। बाद में मुझे पता चला कि वह हमला आवर पर प्रियांश के पिताजी के जो बिजनेस के राइवल थे उन्होंने करवाया था, और इसीलिए उसके पिताजी उसे बॉडीगार्ड साथ ले जाने के लिए बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अभी 4 दिन बीते ही थे कि तभी सुबह सुबह ही मेरे पास मेरे गांव के घर में जो पड़ोस में अंकल रहते थे, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि कुछ दबंग लोगों ने मेरी बची हुई जमीन पर कब्जा कर लिया है और कल रात भी वह मेरी मम्मी को धमकाने आए थे और आज वह उनसे कागजों पर साइन करवाने आएंगे। और उन्होंने साफ कहा है कि अगर मेरी मम्मी ने उनके कागजों को साइन नहीं किया तो वह मम्मी को नुकसान पहुंचा देंगे। यह सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने तुरंत ही सारी बात मैनेजर को बताई और छुट्टी लेकर मैं वहां से पहली ट्रेन पकड़कर गांव पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो सच में बहुत सारे आदमी मेरे घर पर ही मौजूद थे। मेरी मां उनसे अकेले लड़ रही थी। वो लोग बहुत पावरफुल लोग थे, जिस वजह से गांव वाले भी मेरी मां का साथ नहीं दे रहे थे। मैंने पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थे और वह हाथापाई पर उतर आए। उन्होंने मुझे एक जोर का धक्का मारा और जैसे ही उन्होंने मेरी मां पर हाथ उठाया, यह देखकर मेरी चीख निकल गई। लेकिन इससे पहले कि वह मेरी मां को हाथ लगाते, तभी अचानक से किसी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। जब हाथ रोकने वाले शख्स को मैंने देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि प्रियांश था। प्रियांश को देखकर मुझे बहुत राहत मिली। प्रियांश अपने साथ हमारे जिले के डीएम एसपी सभी को लेकर आया था, और सच कहूं तो पैसे में सच में बहुत ताकत होती है। यहीं अगर कोई गरीब होता तो इस मामले को सुलझाने में शायद सालों लग जाते, लेकिन 5 मिनट में ही सारा मामला सुलझ गया और उन लोगों को तुरंत ही जेल भेज दिया गया और यह भी समझा दिया गया कि आज के बाद वह कभी भी मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देख ना पाए। कुछ ही देर में सब लोग वहां से चले गए। मैंने प्रियांश से हैरानी से पूछा कि आप यहां कैसे आए, तो प्रियांश ने बताया कि उसे मैनेजर ने सब कुछ बता दिया था और इसीलिए वह तुरंत ही यहां के लिए निकल पड़ा। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें और तुम्हारी मां को कोई परेशान नहीं करेगा। सिर्फ यही ही नहीं, प्रियांश ने मेरी जो जमीनें गिरवी पड़ी थी उनको भी तुरंत ही खड़े खड़े सारा कर्जा चुकाकर छुड़ा लिया था।
मेरी माँ भी बुरी तरह से हैरान थी कि भला ये लड़का कौन है जो हमारी इतनी मदद कर रहा है। मैंने माँ को बताया कि ये मेरे बॉस हैं। मैंने प्रियांश से कहा भी कि आप मुझ पर इतना महंगा एहसान ना करें, क्योंकि इसे चुकाना मेरे बस की बात नहीं है। तो प्रियांश ने कहा कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सारे पैसे धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी से काटता रहूंगा। मैंने इस बात पर हामी भर दी। प्रियांश ने मुझसे कहा कि तुम अपनी माँ को शहर में ही अपने साथ क्यों नहीं ले चलती हो। तो मैंने उनसे कहा कि माँ को इस घर से बहुत लगाव है, क्योंकि यहाँ उनका पूरा जीवन बीता है। पिताजी की यादें इस घर से जुड़ी हैं। उन्हें यहाँ के अलावा कहीं भी अच्छा नहीं लगता और मैं उनसे उनकी खुशियाँ छीनना नहीं चाहती। इसीलिए मैंने कभी भी उनसे जिद नहीं की कि वो मेरे साथ शहर चलकर रहे। इसके बाद मैं और प्रियांश वापस लौट आए। प्रियांश को लेकर मेरे मन में अब अजीब सी उलझन पैदा हो गई थी। एक तरफ मुझे लग रहा था कि वह इतना भी बुरा इंसान नहीं है जितना मैंने उसे समझा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह इतना बुरा नहीं है तो फिर उसने अब तक मेरे साथ गुलामों के जैसा व्यवहार क्यों किया था। आखिर इस सब के पीछे मकसद क्या था, और फिर उस दिन वह शख्स यहाँ पर क्या कर रहा था। मेरे लिए सब कुछ एक पहेली के जैसा बनता जा रहा था। लेकिन अब अच्छी बात यह थी कि प्रियांश ने मेरे साथ ठीक से बर्ताव करना शुरू कर दिया था और मुझे सही मायने में जिस काम के लिए वहां पर रखा गया था, मुझे वह अब वही जॉब करवा रहा था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और मेरे मन में प्रियांश के लिए कुछ भावनाएं पैदा होने लगी थी, लेकिन मैं उन्हें खत्म कर देना चाहती थी, क्योंकि यह बात मुझे अच्छे से पता थी कि प्रियांश कभी भी मेरा नहीं हो सकता। और दूसरा, प्रियांश पर अभी भी मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं यह सब भी वह अच्छा बनने का नाटक तो नहीं कर रहा था। कुछ टाइम के बाद प्रियांश का बर्थडे हुआ तो उसने अपने पूरे स्टाफ को बुलाया। मैं भी शाम को तैयार होकर उसके बंगले पर पहुंची। इतनी शानदार पार्टी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। वहां इतने लोग आए थे जिनकी गिनती भी नहीं थी। उस दिन पहली बार मैंने प्रियांश की मंगेतर को देखा था। वह भी बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही हाईफाई लग रही थी, ना जाने क्यों, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत ही निराशा सी फील हो रही थी। शायद मैं उससे अपने आप की तुलना कर रही थी। तब मुझे यह समझ आ चुका था कि मुझ में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वह मुझसे लाख गुना बेहतर थी। कुछ देर के बाद मुझे वहां के माहौल में थोड़ी सी घुटन सी महसूस होने लगी, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर प्रियांश के बंगले के गार्डन में आ गई। लेकिन वहां पहुंचकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहां प्रियांश बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि सर, आपका तो बर्थडे है, लेकिन आप यहां बाहर क्या कर रहे हैं? तो प्रियांश कहने लगा कि मुझे वहां घुटन महसूस हो रही है। उसकी ये बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा कि लेकिन सर, वह सारे मेहमान तो सिर्फ आपके लिए आए हैं। तो प्रियांश ने बड़ी अजीब मुस्कुराहट के साथ मुझे देखते हुए कहा कि वह मेरे लिए नहीं, वह मेरे पिताजी के लिए आए हैं और यहाँ मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, बल्कि अपने बिजनेस से रिलेटेड रिलेशंस को और ऊंचे मुकाम पर पहुंचाए जा रहा है। ना जाने क्यों, लेकिन मैंने प्रियांश से पूछ लिया कि आप खुश नहीं हैं क्या? आज तो आपका जन्मदिन है। तो प्रियांश कहने लगा कि यह जरूरी नहीं है कि हर कोई अपने जन्मदिन पर खुश हो। हाँ, लेकिन एक वक्त था जब मैं अपने जन्मदिन पर बहुत खुश होता था, लेकिन तब मेरी माँ मेरे साथ थी, क्योंकि वह मुझसे सच में बहुत प्यार करती थी और मुझे उनके साथ खुशी मिलती थी। पर अब वह नहीं है और इसीलिए अब खुशियां भी नहीं हैं पिताजी के पास। ना तो मेरे लिए प्यार है, ना वक्त। और अनिका भी वैसी ही निकली, जिसे सिर्फ पैसे और स्टेटस से प्यार है, ना जाने क्यों। लेकिन प्रियांश को उसके जन्मदिन पर इतना उदास देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा था। मैंने उससे कहा कि आप मेरी एक बात मानेंगे। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने उससे कहा कि आपकी पार्टी तो काफी बड़ी है, जिसमें बहुत सारा खाना पीना है, तो कुछ खाना आप पैक करवाकर मेरे साथ कहीं चलेंगे। उस वक्त प्रियांश ने मेरी बात एक बार में ही मान ली और उसने मुझसे कोई सवाल भी नहीं किया। यह देखकर मैं भी हैरान थी। कुछ ही देर में मैं एक जगह पर उसे लेकर गई, जिसे देखकर प्रियांश हैरान रह गया। दरअसल वह एक अनाथालय था, जहां पर मैं समय मिलने पर कभी कभी चली जाया करती थी। वहां के बच्चे बहुत ही प्यारे थे।
मैंने प्रियांश से कहा कि सर, इन बच्चों का भी कोई अपना नहीं है, लेकिन फिर भी यह बहुत खुश है क्योंकि यह एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे में ही इन्होंने खुशियां ढूंढ ली हैं। उस दिन मैंने पहली बार प्रियांश के न सिर्फ चेहरे पर बल्कि आंखों में भी खुशी देखी थी। वह उन बच्चों के बीच में पहुंचकर खुद भी बच्चा बन गया था। वो सारे अनाथ बच्चे प्रियांश का साथ पाकर बहुत खुश थे। लगभग आधी रात तक हम सब ने मिलकर खूब सारे गेम्स खेले, जिसमें हमें बहुत मजा आया। जब हमारे वहां से चलने का वक्त हुआ तो सभी बच्चों ने प्रियांश को घेर लिया और उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उससे वादा लिया कि वो उनसे मिलने यहां जरूर आएगा और उनके साथ ढेर सारे गेम्स खेलेगा। प्रियांश ने भी कहा कि वह उनसे मिलने जरूर आएगा। इसके बाद सभी बच्चे चले गए। प्रियांश उस दिन बहुत खुश था। उसने मुझे कई बार थैंक यू बोला। उसने कहा कि तुमने इतने सालों बाद मुझे जो खुशी दी है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। सच में तुमने आज मेरे जन्मदिन को बहुत ही स्पेशल बना दिया। मैंने प्रियांश से कहा कि सर, खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। बस मैं आपको इसीलिए यहां पर लेकर आई थी। उस दिन के बाद से मेरे और प्रियांश के बीच में पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि उसे मैं जब भी देखती तो मेरे दिल की धड़कन अपने आप बढ़ जाती। मैं उससे दूर भी रहना चाहती थी, लेकिन मैं उसके करीब भी जाना चाहती थी। आखिर यह सब हो क्या रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लगने लगा कि कहीं मैं प्रियांश से प्यार तो नहीं करने लगी हूं। प्रियांश भी मुझे हर पल अपने साथ साए के जैसे रख रहा था। एक हफ्ते के बाद ही मैंने अपने होटल के स्टाफ में एक उड़ती खबर सुनी कि प्रियांश ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। मैं हैरान थी कि भला उसने ऐसा क्यों किया। उसी रात जब मैं अपने कमरे में थी कि तभी अचानक मेरे रूम का दरवाजा बजा। दरवाजा खोलते ही जब मैंने सामने प्रियांश को देखा तो मैं दंग रह गई। इतनी रात को वह यहाँ क्या करने आया था, उसे देखकर मैं घबरा गई। पर बिना कुछ कहे अपने आप ही वह मेरे कमरे में आ गया। मुझे डर लगने लगा। मुझे पहले वाला प्रियांश याद आने लगा कि कहीं आज यह मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करेगा। लेकिन उस दिन प्रियांश ने जो किया उसने मेरे होश उड़ा दिए। प्रियांश ने मुझे अपने प्यार का इजहार कर दिया और शादी के लिए कहा। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं तो खुशी से झूम उठी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अब तक जो फीलिंग्स प्रियांश के मन में भी मेरे लिए थी। प्रियांश ने मेरी हामी मिलने के बाद मुझसे कहा कि वह अगले हफ्ते ही अपने पिताजी से हमारी शादी के बारे में बात करेगा, क्योंकि अगले हफ्ते उसके डैड अमेरिका से वापस आ रहे थे। वह रात मुझे खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई आम लड़की नहीं बल्कि सिंड्रेल हूं, जिसकी किस्मत में एक राजकुमार लिखा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यह खुशी बस चंद घंटे की ही है। सुबह होते ही मैं अच्छे से तैयार होकर एक लाल गुलाब लेकर प्रियांश के रूम के बाहर जैसे ही पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई थी, क्योंकि मैंने प्रियांश के रूम में उस शख्स को खड़े हुए देखा। दरअसल यह शख्स आज से तकरीबन 2 साल पहले मुझे उस रेस्टोरेंट में मिला था जहां मैं काम करती थी। एक एक करके वह पूरा वाक्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन मैं अपने काम पर जैसे ही पहुंची तो मुझे सबसे पहले इसी आदमी, जिसका नाम प्रकाश था, उसे सर्व करने के लिए बोला गया। मैं जब उसके पास पहुंची तो उसने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरना शुरू कर दिया। मैं जैसे ही पलटकर जाने लगी तो उसने मुझे कहा कि जब तक वह अपनी ड्रिंक खत्म नहीं कर लेता मैं वहीं खड़ी रहूं। मैंने उसे कहा कि सर, मेरा काम यहां पर सभी कस्टमर को सर्व करना है, ना कि कस्टमर्स के पास खड़े रहना। तो उसने अपनी जेब से मोटी गड्डियां निकाली और उन्हें टेबल पर पटकते हुए कहा कि अब तुम यहीं खड़ी रहोगी। मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ गया। मैं जैसे ही वहां से पलटकर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे बोला कि मुझे पता है तुम नखरे इसलिए दिखा रही हो ताकि मैं तुम्हारा दाम बढ़ा दूं। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती तभी मैनेजर वहां आ गया। वो पूछने लगा, सर कोई प्रॉब्लम है? तो प्रकाश ने पूरी गड्डियां को उठाकर मैनेजर के हाथ में रखा और उससे कहा कि अपने इस वेटर से कहो कि जब तक मेरी ड्रिंक खत्म नहीं होती वो यहीं खड़ी रहे। मैनेजर ने बिल्कुल वैसा ही किया और मुझे आर्डर देकर वह वहां से चला गया। अपनी नौकरी की खातिर मैं चुपचाप वहां खड़ी हो गई।
जब तक ड्रिंक वह पीता रहा तब तक मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक वह देखता रहा। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। ड्रिंक खत्म होने के बाद वह मुझसे कहने लगा कि तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। तुम्हें पता है कि मैं एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हूं। मेरे पास इतना पैसा है कि तुम पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ रह सकती हो। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसकी इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि सर, आपकी ड्रिंक खत्म हो चुकी है और मैं यहां से जा रही हूं। इस पर प्रकाश कहने लगा कि जानती हो, मुझसे शादी करोगी, तुम्हारी पूरी लाइफ बन जाएगी। मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगा। मैंने गुस्से से प्रकाश से कहा कि आप अपनी यह बकवास बंद करिए। इस पर वो बोला कि चलो अच्छा ठीक है, शादी ना सही, लेकिन कम से कम एक रात तो बिता सकती हो ना। बताओ तुम्हारी एक रात की कीमत कितनी है? जितना पैसा बोलोगी उतना पैसा मैं तुम्हारे हाथों पर रख दूंगा। उसकी इस बात से मेरा खून खोल उठा और मैंने खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर दे मारा, जिससे वो बुरी तरह से खिसिया गया और उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे मेरी औकात दिखाकर ही रहेगा। मैं उसे बिना कोई जवाब दिए वहां से चली आई और बस उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तभी मैं अपने अतीत से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि प्रकाश प्रियांश से बोला कि मान गया मैं तुम्हें, तुमने आखिर अपनी शर्त को पूरा करके दिखा दिया और उस 2 टके की लड़की को उसकी औकात भी दिखा दी। तू ही मेरा सच्चा दोस्त है जिसने उस लड़की से मेरा बदला ले लिया। अब बस आज रात का इंतजाम और कर दे ताकि मैं उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अपने बदले की आग को पूरी तरह से ठंडा कर दूं। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझसे अब 1 मिनट के लिए भी वहां पर रुका नहीं जा रहा था। मैं तुरंत ही रोती हुई अपने कमरे में आ गई। अब मुझे पूरा खेल समझ आ रहा था कि तभी मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ जानवी बोल रही थी। उसने कहा, जानवी, आज मुझे एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चली है। दरअसल तुम्हें इस मैनेजर ने नहीं निकाला था, बल्कि प्रियांश सिंघानिया ने पैसे देकर तुम्हें इस रेस्टोरेंट से निकलवाया था। इतना सुनने के बाद अब मुझे पूरा खेल समझ आ गया था। यह सब कुछ उस प्रकाश और प्रियांश ने मिलकर किया था ताकि वह मुझसे बदला ले सके और मुझे नीचा दिखा सके, क्योंकि उस रात मैंने उसके नीच दोस्त को उसकी असलियत दिखा दी थी और उसके पैसों को ठुकरा दिया था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई इतना भी नीचे गिर सकता है कि बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाए। मैंने तुरंत ही अपना सामान समेटकर बैग में पैक करना शुरू कर दिया। भाड़ में जाए एग्रीमेंट पेपर, अब चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन मैं यहां 1 मिनट भी रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि रात तक तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, तभी मैंने हॉल में प्रकाश को प्रियांश के ऊपर चिल्लाते हुए देखा। प्रकाश का गाल बुरी तरह से लाल हुआ पड़ा था। साफ समझ आ रहा था कि उस पर किसी ने थप्पड़ बरसाए हैं। वह गुस्से में तमतमा आता हुआ प्रियांश को धमका रहा था कि प्रियांश ने उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। प्रियांश ने भी प्रकाश से कहा कि अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद प्रकाश वहां से गुस्से में चला गया। तभी प्रियांश की नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर प्रियांश थोड़ा सहम गया, लेकिन तुरंत ही दौड़ता हुआ मेरे पास आया। पर मैं उस वक्त बहुत खिसियाई हुई थी, इसलिए मैंने प्रियांश को जोर से धक्का दे दिया। प्रियांश ने मेरे हाथ में बैग देखा तो वो मुझसे बैग छुड़ाने लगा और बोला कि तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैंने उससे कहा कि मुझे अब तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुनना, क्योंकि तुम्हारी घटिया असलियत मेरी आंखों के सामने खुद ब खुद पता नहीं चलता। तो तुम तो मेरी इज्जत ही नीलाम कर देते। कहाँ तो मैं यह सोच रही थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी नज़र में तो मेरी इज्जत की कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरा इतना कहना था कि प्रियांश भी गुस्से में आ गया और उसने तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने खुद अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है और अपनी आंखों से सब कुछ देख भी लिया है। प्रकाश ने जो कुछ भी तुमसे कहा। प्रियांश कहने लगा कि तुमने जो भी सुना आधा ही सुना है। आधी सच्चाई सुनकर तुम यहां से भाग गई। इससे पहले कि मैं प्रियांश से कुछ कहती कि तभी राजेश वहां आ गया। वह कहने लगा,
आरोही, प्रियांश बिल्कुल सच कह रहा है। उस दिन जब प्रकाश ने उस रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ यह हरकत की थी, तो उस वक्त हम दोनों भी वहीं थे, लेकिन हमारा एक और फ्रेंड आ रहा था, इसलिए उसे लेने के लिए हम रेस्टोरेंट के बाहर गए हुए थे। जब लौटे तब तक सब कुछ हो चुका था, और फिर प्रकाश ने प्रियांश से यह शर्त लगाई कि वह तुमसे प्रकाश की बेइज्जती का बदला हर हाल में लेकर रहेगा। उस वक्त प्रियांश ने ऐसा किया था, लेकिन जब प्रियांश ने तुम्हें जाना समझा और तुम्हारे साथ वक्त बिताया, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए और अब वह तुमसे सच में प्यार करने लगा है। इसीलिए जब प्रकाश ने तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू किया, तो प्रियांश ने मार मारकर उसकी हालत खराब कर दी। वो तो मैं बीच में आ गया, वरना आज प्रकाश अपनी जान से हाथ धो बैठता। प्रियांश तुरंत ही घुटनों के बल मेरे सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगा। वो बोला कि उस वक्त मैं जैसा था, पर अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूं और प्लीज मुझे बड़ी मुश्किल से दोबारा कोई प्यार करने वाला मिला है, इसलिए मेरा साथ कभी मत छोड़ना। प्रियांश की आंखों में आंसू थे जो उसकी सच्चाई के गवाह थे। मैंने प्रियांश को माफ कर दिया और फिर प्रियांश और मेरी शादी 2 महीने के बाद बहुत ही धूमधाम से हो गई और आज मैं प्रियांश के साथ अपनी एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हूं। प्रियांश और मैं अब एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। हमारी शादी के बाद सब कुछ सही होने लगा था, लेकिन उस दिन के बाद की घटनाओं ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने और प्रियांश ने जो भी गुजारा था, वह हमें और भी करीब ले आया। कभी कभी मुझे लगता था कि उस कड़वी सच्चाई को जानने के बाद शायद हमारा रिश्ता टूट सकता था, लेकिन प्रियांश ने अपने प्यार और सच्चाई से सब कुछ सही कर दिया। प्रियांश ने हमेशा मुझे यह समझाया कि हम जो कुछ भी करते हैं, वह हमारी सोच और फैसलों पर निर्भर करता है। उस वक्त जो कुछ भी हुआ, वह दोनों का ही गलत था, लेकिन वह अब बदल चुका था। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगी। मैं भी समझ गई थी कि गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन जब इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है और सुधारने की कोशिश करता है, तो वही सच्चा प्यार और रिश्ते की ताकत होती है। हमारे बीच अब कोई राज नहीं था, हर बात साफ थी। हम एक दूसरे को समझते थे और अपनी खुशियों को मिलकर साझा करते थे। मेरी शादीशुदा जिंदगी में अब बस प्यार और समर्थन था। प्रियांश की बातों ने मुझे यह समझाया कि कभी भी हमें किसी के साथ बिना पूरी सच्चाई जाने कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमारे जीवन में कुछ वक्त बाद नन्हा सा मेहमान भी आया और उस दिन को हम दोनों ने बहुत धूमधाम से मनाया। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीते थे। उस दिन से लेकर आज तक हमने जो भी कठिनाइयां झेली, वह हमें एक दूसरे के और करीब लाती गईं। अब हमारे रिश्ते में सिर्फ सच्चाई और प्यार था, और यही चीज हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़ती रहेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।